नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात करेंगे एसआईआर के बाद बिहार के चुनाव में बम्पर वोटिंग हो रही है लगातार और हर आम खास इसमें वोट डाल रहे हैं। अभी की एक ताजा खबर भी आई है कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर हमला भी हुआ है। इससे जुड़ी हुई खबर भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी कर्नाटक की, जहां अन्नदाता के सवाल पर खामोशी छाई हुई है, अन्नदाता सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आखिर एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में, केरल में और तमिलनाडु में क्यों है घमासान। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान जारी। आम जन के साथ ही दिग्गजों ने भी डाला वोट। 1 बजे तक 42.31% से अधिक वोटिंग। गोपालगंज, लखीसराय और बेगूसराय में 46% से अधिक मतदान दर्ज। बिहार के दूसरे चरण में प्रचार में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया और भागलपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, सुशासन की सरकार ने बिहार में महिलाओं की सुरक्षा की सुनिश्चित। महागठबंधन की ओर से कई दिग्गज ठोक रहे हैं चुनावी ताल। केरल और पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड पर बड़ा खुलासा। केरल में वोटर से ज्यादा आधार कार्ड बने, तो वहीं पश्चिम बंगाल में हजारों आधार कार्ड तालाब में मिले। एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी का दावा, जब 1000 रुपए खर्च करके बना है आधार कार्ड तो उसे प्रूफ मानना ही होगा। केरल और तमिलनाडु की सरकारों ने भी जताई नाराजगी। वहीं चुनाव आयोग के प्रतिनिधि जमीन पर पहुंचकर ले रहे हैं जायजा। और कर्नाटक में किसानों का प्रदर्शन जारी। पिछले कई दिनों से कर्नाटक के अन्नदाता फसलों के उचित कीमत को लेकर सड़कों पर उतरे। किसानों का सवाल, राहुल गांधी क्यों भूल गए अपने वादे। आज सीएम सिद्धारमैया किसानों से कर सकते हैं मुलाकात। तो सबसे पहले खबर बिहार से। एसआईआर के बाद बिहार में चुनाव हो रहा है, पहले चरण की वोटिंग हो रही है बिहार में और बम्पर वोट डाले जा रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं में उत्साह का नजारा देखा जा सकता है। विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 121 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। ताजा आंकड़ों पर अगर यकीन करें तो ये 2020 के मतदान से कहीं ज्यादा है। वोटिंग का पैटर्न है और वोटिंग जो तेजी है वो 2020 के मुकाबले ज्यादा गति से मतदान हो रहा है। प्रियंका गांधी का दावा है कि एसआईआर में 65 लाख वोट काटे गए हैं। जाहिर है इसका असर किसी पोलिंग बूथ पर नहीं दिखा है। एसआईआर के बाद इस पहले पोलिंग में वोटिंग करके लोगों ने वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर मुहर लगा दी है। कहीं यह शिकायत नहीं है कि इलेक्टोरल रोल से उनके नाम काटे गए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लोगों से जमकर वोटिंग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तवे पर रोटी उलट पुलट की होनी चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने आज जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जंगल राज वापस लाने की गलती लोग दोबारा नहीं करेंगे। एनडीए के समर्थन लोगों में जोश में दिख रहा है और किसी वर्ग के लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो हर वर्ग के लोग दरअसल अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या युवा, क्या बुजुर्ग और महिलाएं, बच्चे जो है युवा है वो सभी। और युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स का जोश तो देखते ही बनता है। युवाओं का कहना है कि जाति नहीं, विकास के मुद्दों पर वोट करने के लिए आए हैं। वहीं लंबी लंबी कतारों में महिला वोटर्स की मौजूदगी बिहार में ये बताने के लिए काफी है कि आधी आबादी का फैसला बिहार में के परिणाम में निर्णायक हो सकता है। महिला वोटर्स इस दौर में खुद निर्णय लेती हैं और बेहतर भविष्य को लेकर ज्यादा उत्साहित है। बड़ा सवाल यह है कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा का प्रभाव पोलिंग बूथ पर जानने की कोशिश निरर्थक साबित होती है। लेकिन राहुल गांधी आज भी वोट चोरी के मुद्दे पर बम फोड़ने का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी बीएलओ पर निशाना साधते हुए सीधे आरोप चुनाव आयोग पर लगाते हैं। लेकिन बिहार में बीएलओ की लिस्ट पर अब तक किसी मतदाता के नाम काटने का आरोप किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाया है। बीएलओ पर वोटर्स को वेरीफाई करने और फोटो मिलान करने की जिम्मेदारी होती है।
मीडिया की खबरों की अगर माने तो अक्सर फोटो मिलान में गड़बड़ी ऑनलाइन के फॉर्म में होती है, जिसे एक तय सीमा में बीएलओ को रिपोर्ट करना होता है। राहुल गांधी इसी फेक फोटो को फेक वोटर्स का सबूत देकर बिहार चुनाव से पहले सनसनी फैलाने की कोशिश उन्होंने की है। राहुल गांधी एक महिला की फोटो को दिखाकर, जो ब्राजील की मॉडल है और उसकी तस्वीर सरस्वती, स्वीटी, सीमा, माधुरी के नाम से बनी थी। राहुल गांधी का दावा है कि इसने 22 बार वोट किया है। मीडिया ने उन फेक वोटर्स के पते पर पहुंचकर तहकीकात की, लेकिन वहां मौजूद महिलाओं ने कहा कि उन्होंने 2024 में मतदान इसी पहचान पत्र से किया था। राहुल गांधी एक पते पर सैकड़ों वोटर्स का दावा करते हैं। वहां भी एक बड़े प्लॉट में कई परिवारों का घर है। जाहिर है राहुल गांधी की हेडलाइन मैनेजमेंट की टीम एक ही तरह के मुद्दे पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में 3 बम फोड़ चुके हैं और हर बार अपने दावे में चूक जाते हैं, उनका बम फुस हो जाता है। तो बिहार में लोकतंत्र की बात करेंगे। बिहार के लोकतंत्र में महापर्व में मतदाताओं का उत्साह देखते ही बनता है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि सुबह से ही मतदाता कतार में लगकर वोट डाल रहे हैं। किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं ये भी मतदाताओं ने बताया है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक खबर और भी बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो कि लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर ये इस तरह की जानकारी आई है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। लेकिन फिलहाल हम अपने वोटर्स की बात कर रहे हैं। हम ये खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन वोटर्स क्या कुछ कह रहे हैं, उत्साहित हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी जुबानी आइए आपको सुनाते हैं। ये हम लोग का फंडामेंटल राइट है, तो इसका पूरा उपयोग उठाना चाहिए और सब लोगों को अपने अपने घबराओ मत, जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक मैं नहीं विधानसभा चुनाव में मेरा पहला अनुभव है। हम सभी को लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक साथ आके मतदान करना चाहिए। जनता से बोलेंगे कि आए अपना हर एक कीमती वोट दें। वोटर के नाते हमारा कर्तव्य है, हमें विचार करके ही वोट देना चाहिए। ऐसे ही किसी पे ही वोट नहीं गिरा देना चाहिए। जैसे सभी लोग पर्व मनाते हैं, ये भी घर से आकर सबसे पहले वोट कर ले, उसके बाद कोई भी काम अपना करें। हम हिंसा के मतदाता से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। सबसे पहले अपना वोट दें, फिर अपना काम पे जाएं। और उमेश पटेल ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है, उसकी खबर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो विजय सिन्हा से जुड़ी हुई खबर थी, उस पर हम आपको अपडेट दे दें कि विजय सिन्हा, जो कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनकी कार पर आरजेडी के कुछ लोगों ने हमला किया, ये बीजेपी के लोगों का कहना है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आरजेडी के लोगों ने उनकी कार घेर ली। ये कहना है विजय कुमार सिन्हा का कि उनकी कार घेर ली, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया और उनके खिलाफ नारे लगाए, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की। क्या कुछ कहा विजय कुमार सिन्हा ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, ये हम आपको दिखाते हैं। ये भी बता दें कि लखीसराय में जबरदस्त कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है। हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो चुनाव में इस तरह की चीजें भी सामने आई है बिहार के चुनाव में, जहां पर आपस में झगड़े जैसी स्थिति है। और अभी आपने सुना कि विजय सिन्हा ने कहा कि उनके ऊपर राजद के लोगों ने उनकी कार पर कीचड़ फेंका, उसके साथ ही साथ उनके कार को रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। और अब वापस आते हैं राहुल गांधी के उस बयान पे जिस पर वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। उस पर उमेश पटेल ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ये बिल्कुल गलत तथ्य हैं उनके पास और गलत किसी ने रिकॉर्ड दिया है। उमेश पटेल कौन है? जो 66 वोट वहाँ दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे, मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज़ के थ्रू मुझे भी पता चला। तो मैंने जब देखा तो मुझे हंसी आई
क्योंकि हमारे पिताजी के जो पिताजी हमारे दादाजी जो हैं वो 4 भाई हैं, वो लगभग पिछले 80-100 वर्ष से गुदराना गांव में रहते हैं। तो हमको ऐसे ध्वनि कहीं बाहर से आके बसे हैं, फिर हमने कोई किराए पे रेंट पे मकान लेके फर्जी वोट बनवा रखी है, तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आधार ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से इनको ये रिकॉर्ड मिला है, मुझे तो पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। 50 नंबर जो मकान है ये कांग्रेस टाइम के ही डले हुए हैं, ठीक है जी। ये कोई बीजेपी सरकार ने मकान नंबर अलॉट नहीं किए, ना चुनाव आयोग ने किए, ये कांग्रेस सरकार के ही अलॉट है, 2014 से पहले के अलॉट है। हमारा कोई वोट चोरी नहीं है हमारी, और हमारी जेन्युइन वोट है। आपको कोई किसी भी तरह की आईडी या कोई भी चाहिए तो गांव चलो मेरे साथ, मैं आपको वहां चल के पूरा गांव दिखाऊंगा और अपना घर भी दिखाऊंगा, और कितने वहां सदस्य रहते हैं वोटर लिस्ट के साथ दिखाऊंगा, एक एक आदमी गिनवाऊंगा कितनी वोट है वहां पर। और इस पूरी खबर पर बिहार के चुनावों से लेकर के राहुल गांधी के एसआईआर से लेकर के और राहुल गांधी की जो वोट चोरी का मुद्दा है, उन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे संवाददाता भी बिहार से जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पीयूष शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण कुमार जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो हमारे साथ जुड़े हैं, और मधुरेश जो कि इस वक्त मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश के पास सबसे पहले जाएंगे। मधुरेश, वोटिंग का हाल बताइए, किस तरह से लोकतंत्र का उत्सव बिहार में मनाया जा रहा है, पहले फेज की वोटिंग हो रही है, क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बड़ी बड़ी लाइन देखने को मिली। इस बार जो मतदान है वो पिछली बार की अपेक्षा अगर आप देखें सेकंड फेज तक यानी दोपहर 1 बजे तक का जो परसेंट अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछली बार से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए तो बहुत अच्छी खबर है ही। उसके बाद पिछली बार जो शहरी क्षेत्र था वहां पे जो वोटिंग परसेंट था वो थोड़ा कम था, लेकिन इस बार शहरी क्षेत्र में भी वोटिंग परसेंट बेहतर देखने को मिल रहा है। गाँव में की तरफ जब बढ़ रहे हैं, अभी लगभग 3:15 हो रहा है और लगभग 2-2.25 घंटे का वक्त और बच गया है पोलिंग के लिए, लेकिन कई ऐसे बूथ अभी भी हैं जहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग अपने मतदान देने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें चुनाव आयोग की तरफ से किए गए प्रयास की, तो चुनाव आयोग के द्वारा कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। सेल्फी बूथ बनाए गए हैं, डेडिकेटेड बूथ बनाए गए हैं जिसमें पिंक बूथ भी है। उसके अलावा जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बूथ बनाए गए हैं, अलग से व्यवस्था की गई है। तो इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है, और शायद ये कारण है कि इस बार जो वोटिंग परसेंट है वो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं अभी मुजफ्फरपुर के औराई में हूँ। औराई जो सीट है वो बेहद महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। एनडीए के लिए इसलिए रामसूरत राय यहाँ के सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काटकर बीजेपी ने रमा निषाद को टिकट दिया है, नए चेहरे पर भरोसा जताया है, जबकि वीआईपी से उन्हीं के जाति के रमा निषाद की जाति के ही एक प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और ये इलाका जो है वो SC/ST वोटर्स जहां वोट दें वहां पर बताया जाता है कि इनकी जीत होती है। ऐसे में यहाँ का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। हालांकि औराई में अभी भी लोगों की कई बूथ ऐसे हैं जहां पर लंबी लाइन लगी हुई है, लोग अपने वोट मतदान करने का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, मतदान करने का इंतजार भी कर रहे हैं तमाम सारे लोग। बहुत जिसको कहते हैं गति से मतदान भी हुआ है। लोकतंत्र के खूबसूरत तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, बहुत बुजुर्ग से लोग जो हैं वो हम देख पा रहे हैं कि वोट देने के लिए गए हैं। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। पीयूष शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अरुण कुमार आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इस बहस को की शुरुआत करते हैं विनोद मिश्रा से। विनोद मिश्रा, एसआईआर के बाद जिसको लेकर काफी घमासान था बिहार में, और उसके बाद ये पहला चुनाव है, कैसे आकलन करेंगे इसका? और सबसे खास बात है कि अब एसआईआर को लेकर के और भी घमासान आगे भी जारी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। इन सारी जिसको कहते हैं कि इस पूरे पॉलिटिकल सिनारियो के बीच में ये वोटिंग, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको बिहार ने अपने तरीके से इस जश्न को मनाया है और मनाते हुए दिख रहा है। इस जश्न को अगर आप जो अभी मधुरेश बता रहे थे उसमें अगर मैं डेटा बताऊं आपको कि अगर 1 बजे तक का बिहार में 2020 में उस समय अगर आप देखिए कि 30 से 32% वहां पोलिंग हुई थी पहले फेज के उस पोलिंग में। आज अगर आप देखिए कि ये जब आप कहते हैं कि वोटर शुद्धिकरण की बात, आप एसआईआर के बाद का, तो इस पोलिंग का नजारा देखिए कि अभी 1 बजे तक में 42% पोलिंग हुई है।
तो आप समझ सकते हैं कि इस पोलिंग का नजारा किस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्स किया है और लोग किस तरह से बढ़ चढ़ कर सभी जहां भी बूथ है उनके उस बूथ पर पहुंच रहे हैं और खुल के मतदान कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग को तो इसका क्रेडिट आपको देना होगा कि इस सारी व्यवस्था में, लेकिन इसके साथ साथ क्रेडिट उन राजनेताओं को भी है कि इस बार बिहार में जो मेहनत की है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली देखिए, अमित शाह की रैली देखिए, जेपी नड्डा की देखिए, उसके बाद महागठबंधन में तेजस्वी को देखिए। हाँ, कम अगर भूमिका है तो राहुल गांधी की है, जो सबसे ज्यादा वोट चोरी की आरोप लगाते रहे थे, 2 महीने लगातार गायब रहे, अब उनकी भी रैली शुरू हुई है। आज भी उनकी रैली है, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी जो है उसको रोकने की जिम्मेदारी युवाओं को है और वो संविधान बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। प्रियंका गांधी अपने तरीके से कह रही है कि 65 लाख वोट जो हटाए गए हैं, डिलीट किए गए हैं, उसका असर होगा। लेकिन ये सारे असर आपको जब आप पोलिंग बूथ पे पहुंचेंगे और जो मतदाताओं में आप उत्साह देखेंगे, मुझे लगता है ये हवाई बातें हैं। ठीक है, सवाल ये है इंपॉर्टेंट आज निखिल इस बात को समझने की कि आप सिर्फ आरोप लगाते रहे हैं इन चीजों को, लेकिन जो पब्लिक का मूड है वो आपको बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है, एसआईआर को लेके किया है, इलेक्टोरल रोल में जो शुद्धिकरण की बात आप कह रहे थे उसको लेके किया है, तो जबरदस्त इस उत्साह के पीछे उन तमाम राजनीतिक दलों की ये भूमिका जरूर है कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, लोग आ रहे हैं। अब ये जो पोलिंग है वो पोलिंग किसके पक्ष में है ये बताना तो 14 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन वोटिंग करके जनता ने इस बात को साफ किया है कि जनता का रुझान लोकतंत्र को लेके है और जनता का रुझान कभी भी इन अनर्गल बातों पे नहीं है। ठीक है, तो ये आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अरुण कुमार जी, आपको लगता है कि जो दरअसल कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था एसआईआर का और जो वोटर शुद्धिकरण, तो शुद्धिकरण के बाद तो वोटर बड़ा जमकर वोटिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो आंकड़े हैं वो 2020 से बेहतर बताए जा रहे हैं, तो उस लिहाज से तो आप सबको खुशी होगी। भले ही आपके सहयोगी जो कांग्रेस हैं उन्होंने जो भी मुद्दा उठाया है, लेकिन आप लोग फाइनली ये तो चाहते ही ना कि कम से कम जो वोटर है वो तो खुलकर आए, वोट दें। देखिए निखिल जी, एसआईआर के माध्यम से जो शुद्धिकरण से जोड़ के देखते हैं, वोट प्रतिशत में जो वृद्धि है वो बिल्कुल गलत है। और सवाल जो है बिहार का ज्वलंत सवाल, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, अपराध, भुखमरी, गरीबी, 2 दशक से जो चली आ रही है खटहरी सरकार नीतीश भाजपा की, उस सरकार से बिहार की जनता त्राहिमाम त्रस्त है। उन सरकार से निजात पाने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया था पहले से ही, और उस सरकार को हटाने के लिए आज बढ़ चढ़कर फर्स्ट फेज में मतदान करने का काम किया है। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाने हेतु ये उत्साह दिख रहा है। सच्चाई है, अगर देखेंगे 2021 सीटों पर 2020 का चुनाव अगर देखेंगे, जिस इलाके में आज हो रहा है 2021 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान, कुल मिलाकर उसमें 61 सीट हमारी जीती हुई सीट है। और इन इलाके में 2 दर्जन से अधिक सीट पिछले विधानसभा चुनाव में, 20 के विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन सीट हम कहीं 12 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं 200 वोट से चुनाव हार गए थे। हारे नहीं थे, बल्कि शासनादेश के बल पर चुनाव आयोग और एनडीए ने मिलकर हराने का काम किया था। और इस बार बिहार की जनता कमर कस के तैयार बैठी है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 दशक में बेरोजगारी। एक बात ठीक है, ये आपका ठीक है सर, अपराध चरम पर, ठीक है भ्रष्टाचार चरम पर है। तो एक बात तो ठीक है, जाहिर तौर पर आप आरजेडी के नेता हैं तो आरजेडी का पक्ष रखेंगे, और ये बात चुनाव के दिन जब वोटिंग हो रही हो तो ये रिजल्ट आने से पहले अभी बीजेपी के जो हमारे साथी हैं वो भी यही कहेंगे, और सभी का अपना अपना मत होगा, लेकिन सभी अपनी अपनी पार्टियों की बात करेंगे, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चुनाव हारने के बाद ये कहना कि वो हम हारे नहीं थे, शासनादेश से हरा दिया गया था, ये पहले से ही आप लोग ये जो फिटिंग शुरू कर देते हैं, ये क्यों? यानी कि अगर जनता आपके खिलाफ वोट देगी तो आप पहले से ये इशारा कर रहे हैं कि मानेंगे नहीं। निखिल भाई, आप 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव देख लीजिए। एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन 11,500 वोट से ही पीछे रही। अगर देखेंगे हिंसा की बात, हमारे उम्मीदवार को
चुनाव घोषित कर दिया था, परिणाम घोषित हो गया था, अंतिम आवर में 12 वोट से हरा दिया गया। आप देखेंगे, देखिएगा, तो आप अदालत चले जाते, पूरा रुझान, आप अदालत चले जाते, और ऐसा नहीं कि आप लोग अदालत गए नहीं गया, कहीं भी आप लोग नहीं, ये कहना, निखिल भाई सुना जाए, अदालती चक्कर जो होता है चुनाव को लेकर, अदालत गए, इतना इजी नहीं है, पलकों में हो जाता है, लंबा प्रक्रिया होता है, अदालत में तो गए, इसमें मुस्कुराने की कोई बात नहीं है मित्रा जी। सर, पांच लोगों को अदालत ने, हाईकोर्ट ने रद्द किया है इलेक्शन इसी दौर में। और सुन लीजिए ना, और निखिल जी आपने जो कहा SIR को लेकर, ये मुद्दा हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने बिहार में उठाया, किस सवाल पे उठाया? टाइमिंग को लेकर था, दस्तावेज को लेकर था, प्रक्रिया को लेकर था, और इन सवालों पर तो गाल में तमाचा दिया। मैं उसको दोबारा नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन टाइमिंग को लेकर के चुनाव आयोग ने बताया था कि पिछली बार भी इतने ही समय में किया था, प्रक्रिया उसी तरह से हुई थी जिस तरह से 2020 में 2002 में हुई थी। लेकिन आपने केवल एक उसमें चुनाव आधार कार्ड जुड़वाया था, आधार कार्ड जुड़वाया था। तो अब आप और सुनिए, आप ही के कुछ प्रवक्ता इसी हमारे चैनल पर आकर कह चुके हैं कि ये कांग्रेस का मुद्दा था, हमारा मुद्दा नहीं है। आज आप फिर पलट गए हैं, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा भी मुद्दा है, तो चलिए सुन लीजिए ना, क्योंकि कितने रिटर्न मारेंगे आप लोग मुझे नहीं मालूम है। आप सुन लीजिए ना निखिल भाई, इसको जिलेबी की तरह घुमाइए नहीं, स्पष्ट हमारा बिहार घुमा नहीं है, घुमा तो आप रहे हैं साहब, आपके कोई मैं नाम लेकर बता सकता हूँ, आपके प्रवक्ता आकर इसी चैनल में हमारे यहाँ तमाम प्रोग्राम्स में कहकर गए हैं कि आरजेडी का मुद्दा नहीं है SIR, वो राहुल गांधी का मुद्दा, हम उनके साथ नहीं है। इसी वजह से तेजस्वी यादव ने दूसरी रैली, दूसरा एक बार बिहार की जो यात्रा थी वो निकाली थी। अब आप लोग दोबारा आकर कुछ भी कहें तो मुझे मैं क्या ही कहूं। सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, राहुल जी का वोट चोरी का मुद्दा था, उन्होंने सारे प्रस्तुत एग्जाम्पल किए, आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया था। और हमारा जो सवाल था तेजस्वी यादव जी, अदालत भी गए हैं, आप सुनिए, अरे सुनिए ना, गए तो वो अलग मामला है, काहे बात है इतना आप लोग घुमा रहे हैं, आप भी जान रहे सच्चाई। हमारे सवालों पर तो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया। और आपने देखा, आधार को कहा मानो चुनाव आयोग आधार, और टाइमिंग को भी बढ़ाया। सारा हमारा जो टाइमिंग को बढ़ाया साहब, क्या बैठ रहे हैं, क्या बैठकर आपने कौन सी, आप लोग जिन जिन बातों पे गए थे, सुनिए अब आप सुन लीजिए, आप लोग गए थे ये कहने के लिए कि इसको रद्द कर दिया जाए, आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं रद्द होगा, आप लोगों ने कहा कि ये जो है आधार कार्ड को बढ़ा दिया जाए, आधार कार्ड को बढ़ाया गया, रद्द कुछ नहीं किया गया, SIR करने का अधिकार बताया गया कि आयोग का अधिकार है, वो SIR करेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं, आप कौन सा समय आ गया? ठीक है, मैं आता हूँ, इसका जवाब ले लेता हूँ पीयूष शर्मा के पास आता हूँ। निखिल जी सुन लीजिए, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, मैं पीयूष शर्मा के पास जाता हूं। नहीं, सुन लीजिए ना, चलिए आपको मैं चैलेंज देता हूं, बोलिए आपके चैनल पे दर्शक भी देख रहा है, बोलिए आप पर बेटिंग करके सत्ता पक्ष के तरफ से भाग नहीं सकते। हमने कभी नहीं कहा SIR को रद्द किया जाए। तेजस्वी यादव जी का एक बयान दिखा दीजिएगा, जो कहिएगा भाई साहब करने के लिए तैयार होंगे। आप सभी लोग मिलकर के अदालत में आए थे, आप सभी लोग मिलकर के अदालत में आए थे, आप सब लोगों की सहमति थी। आप तेजस्वी यादव खड़े होकर के अदालत में अगर नहीं कह रहे हैं तो इसका कम से कम ये मत बताइए। ठीक है, चलिए मैं इसमें जवाब ले लेता हूँ, पीयूष शर्मा का जवाब ले लेता हूँ, पीयूष शर्मा का जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट सुन तो रहा हूँ इतनी देर से सुन चुका। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए सर, अब आप दूसरों को भी सुनिए, पीयूष शर्मा आप दूसरों को भी सुनिए सर, दूसरों को भी सुनिए, दूसरों को भी सुनिए, नहीं दूसरों को भी सुनिए, दूसरों को भी सुनिए सर, नहीं इस तरह से नहीं बोलेंगे सर, दूसरों को भी सुनिए, दूसरों को भी सुनिए। निखिल जी, पीयूष शर्मा, राहुल गांधी के तमाम दावे झूठे और भ्रामक होते हैं। एक लोकतंत्र के सबसे महान पर्व, अरे सुनिए ना अरुण जी, सुनने का आदत रखिए ना, लोकतंत्र के सबसे महान पर्व, नीतीश जी ने कहा था बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी मंदिर का चंदा खाने वाले
मंदिर का चंदा खाने वाले कथन चोर अरुण जी आपको सुना है इन्होंने इतने धैर्य से। अरुण जी एक बात सुनिए, अरुण जी एक मिनट, पीयूष जी एक मिनट शांत रहिए, पीयूष जी एक मिनट शांत रहिए, अरुण जी से मुखातिब हूं। अरुण जी मेरे पास ये अधिकार है कि आप जिस तरह से बीच में कर रहे हैं मैं आपका साउंड आउट करा दूं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप बोलेंगे तो मैं पीयूष जी को रोक नहीं पाऊंगा बोलने के लिए, इसके बाद आप नहीं बोल पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपका फिर नंबर आएगा तो वो आपको नहीं बोलने देंगे तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अभी आपका नंबर आना है, और अगर आप इसी तरह बोलते रहे तो आपका वो बोलना मैं काउंट कर लूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कम से कम डिबेट में सुनने का भी धैर्य रखिए। पीयूष जी बोलिए। निखिल जी एक महत्वपूर्ण चैनल और डिबेट में कहां से इस तरह के लोगों को ला देते हैं जो बिना ऐसे लोगों को पर्सनल मत करिए सर, बोलिए पीयूष जी बोलिए। बाबूजी का ये चैनल है क्या? लगता है भाजपा का चैनल है क्या? अरे अरुण जी शांत हो जाइए, अरुण जी शांत हो जाइए, पीयूष जी पर्सनल अटैक मत करिए, पीयूष जी पर्सनल अटैक मत करिए, अरुण जी बोलिए, अरुण जी शांत हो जाइए। बाबूजी का ये चैनल है, लगता है ये चैनल है क्या? किसी को बोलने भी नहीं बोलने देंगे। डीडी न्यूज़ सबका चैनल है, बाबूजी का आप चैनल लोग है, इनका लगता है से कोई बात आने नहीं पाई। कि भाजपा का चैनल है, यही तय करेंगे, यही तय करेंगे, यही तय करेंगे। ठीक है हाँ चलिए बोलिए पीयूष जी बोलिए। निखिल जी सच्चाई यह है कि राहुल गांधी के तमाम जो दावे हैं वो झूठे और भ्रामक होते हैं। लोकतंत्र का सबसे महापर्व चुनाव का कार्य आज चल रहा है और चुनाव के कार्य के एक दिन पहले राहुल गांधी बम फोड़ने की बात कहते हैं और उनका बम क्या होता है? ध्वस्त हो जाता है। उस बम में कोई सटीक दावे नहीं होते हैं, कोई प्रमाण नहीं होते हैं। अरे चुनाव आयोग तो स्पष्ट कहा कि आपने जब हरियाणा चुनाव हार गया तो हरियाणा चुनाव हारने के बाद आप क्यों किसी पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाने का काम करते हैं? आपने एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में 17 दिन कई किलोमीटर सड़कों पर यात्रा करने का काम किया। आपको चकाचक बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई चकाचक सड़कें मिली। उस सड़कों पर आपने केवल सैर किया। क्या हुआ? आपने आज 121 विधानसभा क्षेत्रों में आप देखने का काम करें, वहां के तमाम मतदाता बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ आप वोट प्रतिशत को देखने का काम करें, कितना वोट प्रतिशत का इजाफा हो रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बच्चियां वो सभी अपने मताधिकार का उपयोग करने का काम कर रहे हैं। यह क्या दर्शाता है? स्पष्ट दर्शाता है कि बिहार में एसआईआर जो राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव जो दोनों जुराज के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था उस मुद्दा का कोई असर नहीं है। उसके पहले भी बिहार की सुनिए ना, बिहार की 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने उस मुद्दे को खारिज करने का काम किया था। 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मतदाता प्रपत्र को स्वयं भर करके और अधिकारी के पास जमा करने का काम किया था। यह क्या दर्शाता है? राहुल गांधी के तमाम जो दावे हैं वो झूठे और भ्रामक होते हैं। अरे आज राहुल गांधी को बिहार आकर प्रचार करना चाहिए था। आप एसआईआर के मुद्दे पर क्या बिहार की जनता को संदेश देना चाहते हैं? एसआईआर के मुद्दे तो कब समाप्त हो गए? एसआईआर का कार्य कब समाप्त हो गया और चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दर्जनों बार बताने का काम किया। आज जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, एक भी मतदाता ने अभी तक 3:20 तक अभी तक यह आपत्ति दर्ज करने का काम नहीं किया है। न ही किसी राष्ट्रीय जनता दल के डीएलए ने आपत्ति दर्ज करने का काम किया है कि एक भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है और वो वोट देने का काम नहीं कर रहे। कहाँ है भाई एसआईआर? यह तो स्पष्ट दर्शाता है कि आज बिहार की भोली भाली जनता, देश की भोली भांति जनता को भ्रम व झूठे भ्रम में डालने का काम करते हैं। क्यों इस तरह की बातें करते हैं राहुल गांधी? अरे आप कांग्रेस पार्टी के नेता है, लोग आपको इसी तरह पप्पू की उपमा में, लोग आपको पप्पू इसीलिए कहते हैं। आप बेतुकी बातें बिहार की देश की जनता को बताने का काम करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, जिसके कोई दावे नहीं होते हैं। अभी आप हरियाणा
आप ही के चैनल पर मैंने देखा हरियाणा के उमेश, एक मिनट अपने राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को काफी कर लीजिए। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता सुन लीजिए आप। बोलिए जल्दी खत्म करिए, बोलिए सर, बोलिए खत्म करिए जल्दी। एक मिनट लीजिए। इनके द्वारा पढ़ाई लिखाई कमाई क्या क्या की बात की जाती है। अरुण जी कान खोलकर सुन लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता प्रवक्ता कान खोल के सुन लीजिए। यदि प्रति वर्ष आज बिहार में 14 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा देने का काम कर रहे हैं, निखिल भाई इतना अन्याय मत करिए। अरे 8 लाख बिहार की बच्चियां हैं। आज शिक्षा का स्तर, शिक्षा का जो दर है, 2005 से पहले शिक्षा का दर कहाँ था और आज शिक्षा का दर कहाँ है। दूसरा चीज रोजगार, आज रोजगार के मामले में बिहार अव्वल है। हमने 50 लाख से अधिक रोजगार देने का काम किया। सुन लीजिए, इसको 10 मिनट हो गया। सुन लीजिए ना, तो क्या आपके झूठे आंकड़े? अरे मंच नहीं, 5-7 मिनट तक वैसे अरुण जी आप उनके बीच में बोलते रहते हैं, उनको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। आंकड़ा खोखला है आपके। अरे इसीलिए तो जनता बार बार आपको नकारने का काम कर रही है। ठीक है सर, ठीक है, चलिए ये तो 14 तारीख को तय होगा। जनता को वोट करने दीजिए। आज आप दोनों लोग जनता को वोट करने दीजिए। बढ़िया वोटिंग हो रही है, जबरदस्त वोटिंग चल रही है। आप दोनों लोग वोट करने दीजिए। पीयूष शर्मा जी, अरुण कुमार जी, मैं विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया। मुझे लगता है कि आप दोनों लोगों ने दावे किए, उसकी हकीकत की परख 14 तारीख को होगी। तो इसलिए आप अभी आप दोनों लोग कम से कम शांत रहे। आप दोनों लोग शांत रहे, पीयूष जी और अरुण जी दोनों लोग शांत रहे। मैं विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। विनोद जी, ये जो एक ट्रेंड आया है, कि चुनाव हारने से जीतने से पहले ये जो लगातार, जैसे अभी आपने देखा कि अरुण जी ने पहले ही कह दिया कि ये पिछले तो चुनावों में हम तो अदरवाइज जीते हुए थे, यानी ये चुनाव का रिजल्ट आया नहीं, पिछले वाले को उन्होंने इनवैलिड ठहरा दिया एक तरह से। मैं अरुण जी को थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड में याद दिलाना चाह रहा हूं कि जो अभी पीयूष जी बता रहे थे वोट चोरी का बात, और वो कह रहे थे कि एक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का भी वो एक स्टेटमेंट बाइट लेके आए थे कि व्यवस्था को लेके, और उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था ने कर दिया। तो अरुण जी को याद होगा कि लालू यादव जी का जब जो दौर था, तो हम लोग भी उस समय में पढ़ते थे वहाँ, तो लालू जी कहते थे कि हमारे बैलेट ये बॉक्स से जिन निकलेगा। तो अगर वो समय में जिन निकलता था तो ये बताइए कि अब क्या निकलेगा। तो एसआईआर ने जो आप लोगों का एक सबसे बड़ा जो ये था आधार, आपको उसको लेके आपने पूरा एक तरह से बिहार में जितना भ्रम फैलाया। आज का जो पोलिंग, अरुण जी हम सीधे सीधे इस पे बात करना चाह रहे हैं हम लोग, ये आपके लिए क्या मैसेज है? जो आप कह रहे थे कि 11,000-12,000 के वोट से हम पिछली बार पिछड़ गए थे, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि उस समय में नीतीश जी के खिलाफ में 2020 में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, तेजस्वी यादव का भी ये पूरा ये चला था उसमें, तो वो लोग आए थे बूथ पे। तो आपका इस बार का जो ये लोग आए हैं, क्या वो कम बैक है, या आपको लगता है कि इस बार राहुल गांधी का, इस बार जन स्वराज का, इस बार AIMM का, इतने सारे स्टेक होल्डर हैं। मैंने तो कई जगह देखा है और सुना है वहाँ पे बिहार में कि अपने अपने कैंडिडेट के लिए लोग घर से लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जो लोग इसमें, अगर मान लीजिए जो पन्ना प्रमुख बीजेपी के हैं और आपके भी पोलिंग एजेंट होंगे, वो भी अपने अपने लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार के लोगों ने इस बार इस इलेक्शन का जो पार्टिसिपेशन है और इस बार जो पोलिंग परसेंट है, वो ये बता रहा है कि आप अपने तरह से, पीयूष जी भी ये बात करते रहे या आप अरुण जी भी करते रहे, लेकिन बिहार के लोगों ने जबरदस्त अपनी मौजूदगी दिखाई है। बिल्कुल। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, विजय सिन्हा जो के आरोप लगा रहे थे अभी कि उनपे ये हमला हुआ है, आरजेडी ने थोड़ी देर पहले ये आरोप लगाया सीधे इलेक्शन कमीशन पे कि जहां जहां उसके बूथ पे ज्यादा पोलिंग हो रही है वहां वहां बिजली कट जाती है। तो इलेक्शन में ये आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अभी सामने में आया था कि बिहार में शांतिपूर्ण मतदान, फ्री एंड फेयर कराना मतदान इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और इसको लोगों ने सराखों पे लिया है। और लोग जो पोलिंग बूथ पे जमा हो रहे हैं, ये बिहार का चुनाव शायद बहुत अरसे के बाद लोगों ने देखा। बिल्कुल, और बिहार की जनता को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत जिसको कहते हैं कि उनकी प्रशंसा की जाए कि वो बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जब वोटिंग आज बंद होगी तो ये जो वोटिंग परसेंटेज पिछली बार था उसको और क्रॉस करेगा। मधुरेश के पास जाना चाहते थे। मधुरेश, फिर आपको, अभी तो दिन भर हम आपको जोड़ते ही रहेंगे आगे और आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। पीयूष शर्मा जी आपका, विनोद जी, और एक छोटा बोलना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं। छोटा अपडेट बता रहा हूँ कि 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ गया है और अभी 53.77% जी, मधुरेश को स्क्रीन पर लाइए। हाँ
जी मधुरेश जी, 53.77% मतदान जो है वो राज्य में हुआ है। और इसमें जो सबसे ज्यादा मतदान है वो अभी बेगूसराय में दिख रहा है, 59.82% वहां पे मतदान हुआ है। और ये वो सीट है जहां पे फ्रेंडली फाइट की स्थिति महागठबंधन की बनी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, जिसको कहते हैं कि एक शानदार रिपोर्टर की तरह आप लगातार आपके मोबाइल पर वो अपडेट्स आ रहे हैं, आपने हमको वो रूबरू कराया। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हो रही, बहुत शुक्रिया आप सभी का। मधुरेश आपका भी शुक्रिया। और इसके बाद यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी कि SIR को लेकर के कुछ राज्यों में और कुछ राजनीतिक दलों में आखिर दिक्कत उनको क्या है। केरल में, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को SIR से क्यों है परेशानी। एक ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को, विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और यहां पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक ब्रेकिंग खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में बम्पर वोटिंग, जिसके बारे में हम आपको लगातार चर्चा कर रहे हैं। 3 बजे तक 53.77% मतदान दर्ज हुआ है। हमारे संवाददाता मधुरेश ने अभी 1 मिनट पहले ये जानकारी ऑन एयर भी दी है। साथ जुड़ करके बेगूसराय में सबसे ज्यादा 59.82% वोटिंग 3 बजे तक हो गई है। यानी बेगूसराय में लगभग 60% वोटिंग, जिसको कहते हैं फर्स्ट डिवीजन से पास बेगूसराय 3 बजे ही हो गया है। तो बिहार में बम्पर वोटिंग हो रही है, SIR हुआ है और SIR के बाद पहली बार बिहार में चुनाव हुए हैं। उसका नतीजा यह है कि 3 बजे तक 53.77% मतदान दर्ज किया जा चुका है। और बेगूसराय में सबसे अधिक 59.82% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरपुर में 58.40% मतदान हो चुका है। तो बिहार में दोपहर तक 53.77% मतदान हुआ है। बम्पर वोटिंग हो रही है, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सब जबरदस्त वोटिंग कर रहे हैं। तो बिहार से ये अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। 3 बजे तक 53.77% वोटिंग हुई है। और बेगूसराय तो लगभग फर्स्ट डिवीजन का जो अंक है, यानी कि 59.82%, 60% के करीब पहुंच चुका है बेगूसराय दिन में 3 बजे ही। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पिछले चुनावों से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये काफी तेज गति से अच्छा मतदान हो रहा है। और बढ़ेंगे, बात करेंगे SIR पर राजनीतिक घमासान की। बात होगी 12 राज्यों में, जिनमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की शुरुआत होने के साथ ही राजनीतिक घमासान भी शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सत्ताधारी दलों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन आधार कार्ड को लेकर खुलासे ने पश्चिम बंगाल और केरल में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। केरल में SIR फॉर्म वितरण के बाद पूर्वी बर्धमान में एक तालाब से सैकड़ों आधार कार्ड लावारिस हालत में मिले। 3 बड़े बड़े बैग्स में भरकर वहां पर भी मिले और उसके अलावा तमाम तालाब में तैरते हुए मिले। बीजेपी ने इसे SIR के डर से फेंके गए फर्जी आधार कार्ड बताया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जबकि TMC ने उन्हें नकली बताकर फेंके जाने की बात कही है। TMC कहती है नकली आधार कार्ड थे इसलिए लोगों ने फेंक दिए। तो ये तर्क जो है वो भी आप समझ सकते हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रही है। कह रही कि जो लोकल पुलिस है वो इस मामले की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी की ये मांग है कि CBI से इसकी जांच कराई जाए। इन तालाबों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने लाकर इसको फेंक दिया है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में पहले से ही अवैध घुसपैठ की समस्या गंभीर रही और जब हजारों फर्जी पहचान पत्र बरामद हो तो यह साफ दिखता है कि सरकार की नीतियों और निगरानी में कहीं ना कहीं भारी चूक हुई है। ये चूक केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि इसके राजनीतिक परिणाम भी देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। इसके मायने राजनीतिक भी निकाले जाएंगे। ममता बनर्जी का कहना है कि चूंकि आधार कार्ड बनाने में लोगों का 1000 रुपए लगते हैं, इसलिए उन्हें SIR में शामिल जरूर करना है, जरूरी है।
कई लोगों ने ममता बनर्जी के इस तर्क पर भी ऐतराज जताया है, सवाल उठाया है। वो कहते हैं कि सच ये है कि नए आधार एनरोलमेंट एकदम फ्री होते हैं, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस कराने चाहते हैं तो 50 या 100 रुपए सिर्फ तब लगते हैं जब आप उसमें कुछ उसको अपडेट करवाते हैं, यानी अगर आप एनरोलमेंट करवाते हैं तो फ्री होता है। 1000 रुपए कहां से लग रहे हैं, ये बात कहां से ममता बनर्जी लेकर आई हैं, ये भी समझ से परे है। तो आम लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल में आधार कार्ड बनवाने के लिए ममता जी के राज में 1000 रुपए लेकर लोगों को लूटा जा रहा है। तो बंगाल में तालाब से सैकड़ों आधार कार्ड लावारिस मिलने के बाद यह मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। इस बीच चुनाव आयोग के प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं और एसआईआर की फील्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने शुरू कर दी है। यह अभियान भूटान से सटे उत्तरी जिले अलीपुरद्वार से शुरू हुआ है। टीम के साथ जो सीओ हैं राज्य के वो भी मौजूद हैं और तमाम जो उच्चाधिकारी हैं वो भी साथ में हैं। जिले के स्तर पर अधिकारियों के साथ प्रारंभिक बैठक के बाद टीम कुछ बीएलओस के क्षेत्रीय दौरे पर जाएगी, बीएलओस से मुलाकात करेगी। हालांकि सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित फॉर्म यानी एम्यूनरेशन जो फॉर्म है उसको स्वीकार कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस बीएलओस जो है बूथ लेवल ऑफिसर्स है उसकी भी नियुक्ति कर रही है। तो बूथ लेवल एजेंट्स दरअसल बीएलएस है, बीएलओ जो है वो चुनाव आयोग के होते हैं और बीएलए जो राजनीतिक दल है वो करते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस बीएलएस भी अब नियुक्त कर रही है। यह भी रिपोर्ट मिली है कि ममता बनर्जी ने स्वयं बुधवार शाम को अपने स्थानीय बीएलओ से एनुमरेशन फॉर्म स्वीकार कर लिया है। अब वहीं केरल की अगर बात करें तो वहां भी आधार कार्ड को लेकर के बड़ी समस्या सामने दिख रही है। केरल में आधार कार्ड घोटाले जैसा एक मामला सामने आया है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल आबादी जो है जनसंख्या वो 3 करोड़ 60 लाख है, लेकिन UIDAI के आंकड़े बताते हैं कि 30 सितंबर 2025 तक 4 करोड़ 9 लाख आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं, यानी कि जो कुल आबादी है उससे 49 लाख से भी ज्यादा अतिरिक्त आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। जाहिर है इन राज्यों में फर्जी तरीके से बड़ी संख्या में अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाए गए हैं। आधार कार्ड को लेकर नेताओं की जोर जबरदस्ती के राजनीतिक मायने हैं और इसके एक निश्चित वोट बैंक को बचाए रखने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि केरल में सरकार और विपक्ष के कई दलों ने एसआईआर के विरोध में अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार एसआईआर के कार्यान्वयन को कानूनी रूप से चुनौती देगी। हालांकि बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित ऑनलाइन सर्वदलीय बैठक में लिया गया। बीजेपी ने इसका विरोध किया और जो सत्ताधारी दल है और जो कांग्रेस के साथ ही साथ जो दूसरे दल है वामपंथी दल वो उन्होंने इसका समर्थन किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आने के कारण सरकार और राजनीतिक दलों द्वारा एसआईआर पर सवाल उठाने के तरीके पर कानूनी सलाह ली जाएगी। तो आप समझ सकते हैं वो कहते हैं कि अभी जो स्थानीय चुनाव है उसमें राजनीतिक दल व्यस्त रहेंगे, इसलिए समय ठीक नहीं है। तमिलनाडु के लोग कहते हैं कि भाई बारिश का सीजन आ गया है, जो उनकी सरकार है वो कह रही है, लोग नहीं, जो सरकार है वो कह रहे हैं कि वो है इसलिए वहां पर इसको रद्द किया जाना चाहिए। तो इसी तर्ज पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की अगुवाई में एसआईआर का विरोध जारी है। तमिलनाडु की सरकार ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तमिलनाडु सरकार एसआईआर को संवैधानिक अतिक्रमण मान रही है। उनका तर्क है कि इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित होना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग खुले तौर पर कह रहा है कि एसआईआर का मकसद है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना और कोई अयोग्य मतदाता शामिल ना होने पाए, तो उस पर अविश्वास का आखिर कारण क्या है? क्योंकि ये पूरी व्यवस्था जो है वो पारदर्शी है और चैलेंज करने का हर वोटर को अधिकार है। नियम के मुताबिक अगर किसी भी मतदाता या राजनीतिक दल को कहीं भी शिकायत है किसी भी लेवल पर, तो वो अपना ऐतराज जता सकता है और उसकी सुनवाई भी उचित और पारदर्शी व्यवस्था के तहत की जाएगी, इसका प्रावधान है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रही हैं, आइए उनको सुनते हैं। पहले कितना दिया था आधार कार्ड करने के लिए? बोल काउंसिलर बोल बाबा बोल, हाँ 1000 टाका हर आदमी का पास से 1000 करके छुपाया, तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया? चोर को जवाब देना बोलो। अगर तुम जनता का पास से 1000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया, तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड? नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड,
लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। तो क्या है, किसका साथ गद्दारी कर रहा है? तो आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं होगा, तो आधार कार्ड में आपको वोटिंग राइट नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में आपको एड्रेस नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में आपका रेशन कार्ड नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया ये है, एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से। कोई आधार का जरूरत नहीं होगा, कोई आधार नहीं आएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी और तिरुवनंतपुरम से विनया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रसेनजीत बख्शी के पास पहले आते हैं। प्रसेनजीत बख्शी, ये तो खैर जो तमाम लोग हैं वही सवाल उठा रहे हैं कि भाई 1000 रुपये कहाँ दे रही ममता बनर्जी और कौन लोगों से वसूल रहा है, जबकि जो पहली बार जब कार्ड आजकल बन रहा है तो वो फ्री होता है, कुछ अगर चेंजेस अपडेट्स कराने हैं तो 150 रुपये उसकी फीस लगती है। बहरहाल इतनी परेशानी क्यों है, और तब जबकि तालाब में आधार कार्ड फेंके हुए मिल रहे हैं, कैसे इसका आकलन करेंगे? आज सुबह ममता बनर्जी ने एक एक्स पर पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने पहले तो ये नकारने की कोशिश की है कि उनकी कोई भी एनुमरेशन फॉर्म नहीं दिए हैं। उनकी जो घर के पास सीएमओ का ऑफिस है वहां पे दे गए। ये फर्क नहीं पड़ता है कि उनके घर में दिए हैं कि सीएम, उन्होंने ये मान लिया है कि उनकी जो निवास है वहां पे एनुमरेशन फॉर्म उनके नाम पर दिया गया है। तो पहली बात ये है, मतलब उन्होंने एसआईआर मान ली। दूसरी बात है, उसी जगह पे उन्होंने लिखा है जी कि मैंने सबके बाद एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करूंगा, आप सब लोग कर लीजिए उसके बाद करूंगा। तो ये बांग्ला में एक स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, आपने एसआईआर मान लिया है जी, मतलब आप सब लोग, ये किस तरह की रिवॉल्यूशन नहीं आया कि मैं फॉर्म फिलअप करूंगा। वो हम सब लोग कर रहे कि ना करें, ये तो मेरा या हम जैसे बंगाल के लोग हैं, हमारी इच्छा है, हम अभी करेंगे, दो दिन बाद करेंगे या 3 करके आपको इन्फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारी इच्छा है। और आप अभी करेंगे या 4 दिसंबर करेंगे, ये आपकी इच्छा है, लेकिन आप करेंगे। ये आप सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया कि हम करेंगे, आप सब लोगों के बाद करेंगे, लेकिन करेंगे। तो नाउ द थिंग इज क्लियर दैट शी इज गोइंग टू fill up the enumeration form, जिसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी एसआईआर मान लिए हैं। जी। तो अब ये जो बाकी नाटक है इसका क्या बिल्कुल ठीक बात है, इसके राजनीतिक नेतार्थ निकाले जाएंगे, क्योंकि आप कहे अगर कुछ और रही हैं और अगर आपने एनुमरेशन फॉर्म ले लिया है तो ये समझा जाएगा कि ये सारा राजनीतिक ड्रामा है, राजनीतिक प्रहसन है। और जो आम जनता जो है, पश्चिम बंगाल की जनता है, वो बहुत ध्यान से इसको देख रही है, समझ रही है। हम आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत है प्रसेनजीत दादा, लेकिन मैं विनया के पास जाऊंगा। विनया, किस तरह से ये जो सियासत इस वक्त केरल में देखने को मिल रही है, ऑल पार्टी मीटिंग और उसके बाद फिर उन सबको साथ में लेकर के ये दिखाते हुए कि सारे दल, सभी लोग इसके विरोध में हैं, कैसे देख रही हैं इसको? इसमें एक अचानक बात है, क्योंकि पहले आधार लेके आया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब यूपीए सत्ता में थे, तब कम्युनिस्ट पार्टी उसको कुल मिला के विरोध किया था। अभी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस एक इकट्ठा है और उन लोगों को अभी बहुत ज्यादा दिक्कत है कि क्योंकि अभी एसआईआर में आधार भी एक डॉक्यूमेंट बनना है। बहुत सारे लोगों को आधार है और जितनी सारे लोगों को आधार है तो आधार क्यों एक डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी बोला है कि आधार डॉक्यूमेंट है मगर सिटीजनशिप के लिए नहीं है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आधार एसआईआर में ले सकते हैं, मगर मानने के लिए तैयार नहीं है। कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था पिनराई विजयन सीएम ने, और इस ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष के नेता, सारे नेताओं भी शामिल थे। इसमें निर्णय लिया है कि
SIR को रोकने के लिए कानून की वजह से क्या कर सकते हैं, उसमें लीगल ओपिनियन लेंगे और उसके लिए क्या करना है वो केरला गवर्नमेंट की माध्यम से करेंगे। जो भी केस केरला गवर्नमेंट लड़ेंगे उसमें ये जो विपक्ष कांग्रेस भी सपोर्ट देंगे, ऐसा निर्णय लिया है। मगर अभी केरला में SIR पूरी तरह से ठीक ठाक से चल रहा है, फॉर्म भेज रहे और एन्यूमरेशन की पूरा जो काम वो पूरी तरह से हो रहा है। और जो CEO का हर दिन रात 8 बजे एक प्रेस रिलीज आता है, उसकी कितनी लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म दिया है और क्या क्या हुआ ये सब बोल के उसमें बात तो ठीक ठाक चल रहा है। और कल भी हमने बोला था ये आधार की ये अधिक आधार है केरला में, करीब 50 लाख अधिक आधार है। उस मामले में भी यहाँ पे SIR की बात एक पूरा क्लियर पिक्चर मिलेगा, क्योंकि ठीक बात है। और ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। ये बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया विनया कि जब 50 लाख 49 लाख से ज्यादा अगर आधार कार्ड वहां पर ज्यादा हैं और ऐसे में फिर इसका विरोध करना, तो जाहिर तौर पर इसके राजनीतिक माने हैं। और ये भी देखा जाना चाहिए कि 49 लाख अगर ये संख्या जो है 3 करोड़ 60 लाख जनसंख्या है, उस पर 4 करोड़ 9 लाख जैसा कि आपने आंकड़ा दिया था, उस तरह से देखा जाए तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है जिसको टाला नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रसेनजीत बख्शी और विनय, आप दोनों लोगों का। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर कर्नाटक से, जहां अन्नदाता के सवाल पर खामोशी छाई हुई है। सरकार खामोश है और अन्नदाता सड़कों पर है। पिछले वर्षों में देश में कई जो इस तरह के सवाल हैं अन्नदाता के, वो सामने आए हैं और कर्नाटक में ये सवाल लगातार सामने आ रहा है। और पिछले वर्षों में देश में कई जगहों पर किसान आंदोलन मीडिया की सुर्खियों में रहा है। राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के नेता अन्नदाता के सवाल पर जमकर बोलते हुए दिखे हैं, लेकिन पिछले 7 दिनों से कर्नाटक के किसानों के आंदोलन पर जबरदस्त खामोशी छाई है। गन्ना उत्पादन में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, लेकिन फसलों के उचित दाम मिलने में सबसे पीछे। जाहिर है बेलगावी में गन्ना किसानों का यह आंदोलन सरकार से जवाब चाहता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने आंदोलन में शामिल होकर गुरलापुर क्रॉस के पास सड़क पर रात बिताई और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तथाकथित राष्ट्रीय किसान अध्यक्ष अब इस आंदोलन में क्यों शामिल नहीं है, वो कहां हैं? किसानों की मांग है कि उन्हें गन्ने का 3,500 रुपए प्रति टन का मूल्य मिलना चाहिए और चीनी मिलों द्वारा दी जाने वाली 3200 रुपए की दर उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य सरकार गन्ने के लिए 3500 रुपए प्रति टन की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं करती और किसानों की अन्य मांगों को स्वीकार नहीं करती, वे आंदोलन स्थल से पीछे नहीं हटेंगे। किसान नेता चुनप्पा पुजारी ने कहा है कि कर्नाटक राज्य रायत संघ, हरसू सेने, कर्नाटक गन्ना उत्पादक संघ और अन्य संगठनों ने 7 नवंबर को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कई किसान संगठनों ने पहले ही अपने जिलों में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और यह आंदोलन पूरे राज्य में फैल जाएगा और सरकार को हमारी बात सुननी होगी। तो क्या कुछ कहा किसानों ने और किसान नेताओं ने, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं। पिछले 7 दिन से बेलगावी जिला शुगर केन ग्रोवर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? 1 टन
शुगर केन को 3,500 डिमांड कर रहे हैं। हमारा नज़दीक महाराष्ट्र है, उसमें 1 टन को 3,500 मिल रहे हैं। कर्नाटक में क्यों नहीं है करके हमारा किसान लोग रास्ते पे बैठ कर वो 7 दिन से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो एमएसपी है दरअसल गन्ने की, वो कर्नाटक में जो बाकी जगहों पर है उससे कम है। तो जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, और इसमें यह भी सवाल उठेगा कि जो तमाम गन्ना उत्पादक जो किसान हैं उनको उनके हक हकूक क्यों नहीं मिल रहे हैं। हुक्काम खोल ले सभी कानों के अब पर्दे, खेतों से आ रही हैं आवाजें हकूक की, और ये हकूक की आवाजें उनको देनी पड़ेंगी, राज्य चाहे कोई भी हो। फिलहाल इस वक्त में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।